फर्स्ट ईयर का छात्र था तो उसी समय फिर जेल यात्रा हो गई, सरकार ने जेल भेज दिया। तो फिर हम लोगों को 9 माह तक जेल में 9 महीने तक 9 महीने तक जेल में रखा। हमारे फादर को ये ऑफ़र आया कि आपके लड़के को बोलो कि वो कांग्रेस में आ जाए तो सारे केस ख़त्म कर देंगे। 40 साल के राजनीतिक जीवन में पूरा जीवन पवित्रता से भरा हुआ है। आज तक कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी प्रकार का चारित्रिक आरोप 40 साल की राजनीति में नहीं है। ईश्वर के काम में अगर गड़बड़ की है, मैंने अपने सामने उसको दंड मिलते हुए देखा है। अनेक परिवार बर्बाद हो गए जिन्होंने मंदिर की संपत्तियां खाई या जिन्होंने मंदिरों का पैसा खाया। लंबे समय से 2 साल से थे मतभेद, पर ये प्रयास किसी ने नहीं किया। पर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने उस विषय को 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और पॉडकास्ट विद शरद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो ख़ास हैं। मेहमान ख़ास इस लिहाज से हैं कि एक ऐसे राजनेता हैं जो संयम की राजनीति करते हैं, गरिमा की राजनीति करते हैं और पक्ष कैसा भी हो जीवन का, शांत रहना, चुप रहना, मन के मनोभावों को बहुत मुखर होकर व्यक्त न करना, ये शालीनता शायद उनको लिगेसी में, विरासत में मिली होगी। स्टालवर्ट पॉलिटिशियन तो वो हैं ही, दिग्गज राजनेता हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कैबिनेट मिनिस्टर जिस भी विभाग के रहे, अपनी अलग छाप उन्होंने छोड़ी वहाँ। और आगे भी बहुत सारी संभावनाएं उनके लिए हमेशा खुली हैं। और ये इसलिए भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात उनके प्रशंसक भी मानते हैं और उनके आलोचक भी मानते हैं कि उनकी संभावनाएं आगे बहुत उज्जवल है। रिसेंटली उन्होंने अपने क्षेत्र में 2 ऐसे दिव्य मंदिर ईश्वरीय प्रेरणा से उनका निर्माण, जो वो खुद मानते हैं कि ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ, और वो बहुत लोकप्रियता न सिर्फ बुंदेलखंड अंचल में हासिल कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में, bल्कि देश के कोने कोने में सेलिब्रिटीज़ से लेकर आम श्रद्धालु तक सब बहुत पसंद कर रहे हैं। और राजनीति की, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी अपनी शैली है, बहुत ज़्यादा मुखर होकर कहना, टीका टिप्पणी करना, विवादों के गर्दो गुबार से ख़ुद को दूर रखना, ये उनकी शैली है। तो चलिए आज एक पॉडकास्ट में एक अलग तरह की बातचीत में उनकी जीवन यात्रा को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और चुनौतियों के साथ साथ कैसे आगे का रास्ता है। तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह जी। बहुत स्वागत करता हूं भूपेंद्र जी। जी नमस्कार। भूपेंद्र जी, इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं एक पूरी जर्नी की। तो मैं ज़रूर आपको पीछे लौटाना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब आप स्कूल के विद्यार्थी थे, घर का परिवेश, एक ऐसे परिवार से रहे हैं आप जो लैंडलॉर्ड फैमिली रही है। आपके पिताजी इस इलाके के बड़े नामचीन शख्सियत वो रहे हैं। उस दौर में मन में क्या बात थी और राजनीति क्या विरासत में मिली या फिर ये आपका अपना फैसला था? थोड़ा याद करके हमको बताइए। 15-16 साल के भूपेंद्र सिंह जी क्या सोचते थे? देखिए शरद जी, राजनीति तो निश्चित रूप से विरासत में मिली। हमारे स्वर्गीय पिताजी समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे, अच्छे कृषक थे और वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े 67 में। पिताजी की इच्छा ये थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। और जब मैं स्कूल से निकला और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हमारा एडमिशन हुआ तो बीएससी सागर यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ जी। और ईश्वर कहीं और ले जाना चाहता था तो फर्स्ट ईयर में मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया और उस समय फिर छात्र आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो छात्र आंदोलन में जब मैं
फर्स्ट ईयर का छात्र था, तो उसी समय फिर जेल यात्रा हो गई, सरकार ने जेल अच्छा। भेज दिया। जी। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी सागर आए थे, तो उस समय यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध किया। मैं सेक्रेटरी था उस समय छात्र संघ का। तो फिर हम लोगों को 9 माह तक जेल में 9 महीने तक 9 महीने तक जेल में रखा। और उसमें भी हम लोगों को प्रदेश की 6 अलग अलग जेलों में भेजा। उद्देश्य ये था उस समय कि ये लोग कैसे भी टूटें और टूट के कांग्रेस के साथ आ जाएं। और उस समय हमारे फादर को ये ऑफ़र आया कि आपके लड़के को बोलो कि वो कांग्रेस में आ जाए तो सारे केस ख़त्म कर देंगे और हो जाएगा। तो हमारे फादर ने कहा कि हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, आपको जो भी करना आप करो। 85 में ला करने के बाद, निकलने के बाद फिर पार्टी के पॉलिटिक्स में काम करने लगे। तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा सागर जिले का अध्यक्ष बना, और उसी बीच में फिर मैं सागर कृषि उपज मंडी का उपाध्यक्ष बना। जी। उसी बीच में सागर मार्केटिंग का डायरेक्टर भी मैं बना 85 से 90 के बीच में। और फिर 90 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उस समय पार्टी मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहती थी 90 में, और तब मेरी आयु शायद 28 साल थी। तो फिर बाद में वो सीट समझौते में चली गई, सुर्खी विधानसभा जी। और फिर उसके बाद 93 में फिर पहली बार सुर्खी विधानसभा से पार्टी ने मुझे, मेरा कार्यक्षेत्र तो सागर था, जन्म स्थान सागर था, कार्यक्षेत्र सागर था, छात्र राजनीति में सागर में काम करते थे। मैं पहला प्रत्याशी बना भारतीय जनता पार्टी का 93 में, और उस समय संयोग से मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के सागर के नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत बड़े जो टॉप के 5-6 नेता थे। स्वर्गीय विट्ठल भाई जी पटेल का नाम आपने सभी लोग जानते हैं, पर 93 में मेरा पहला चुनाव था, पर मैं उस समय जीत गया चुनाव। और 2005 से लेकर मैं 2009 तक पार्टी का प्रदेश का महामंत्री रहा। और उसके बाद फिर मुझे 2009 में सागर लोकसभा सीट सामान्य हुई, तो सागर लोकसभा सीट से पार्टी ने सांसद का प्रत्याशी बनाया, और उस समय फिर मैं सागर से सांसद जनता ने निर्वाचित किया। और सांसद रहते रहते ही जब वो 2013 का विधानसभा का चुनाव आया तो उस समय मैं सांसद था। सांसद का कार्यकाल हमारा मई तक था, और विधानसभा के चुनाव नवंबर में थे 2013 में। तब वो मुझसे पार्टी ने कहा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो फिर मुझे 2013 में पार्टी ने खुरई विधानसभा से टिकट दिया, और मैं ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से वहाँ से चुनाव जीता। तो 2016 में संहस्थ के प्रभारी मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला ईश्वर की कृपा से, और बाबा महाकाल की कृपा से पूरा संहस्थ सब निर्विघ्न संपन्न हुआ। आपको ध्यान होगा कि एक भोपाल में जेल ब्रेक हुआ था, और उसमें 8 सिमी के जो टेररिस्ट थे वो एक जेल प्रहरी की हत्या करके और वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे। पर हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस, सरकार, मुख्यमंत्री जी सब ने मिलकर और मात्र 4 घंटे के अंदर 8 जो आतंकवादी थे उनको पुलिस इनकाउंटर में मार गिराने की सफलता मेरे गृह मंत्री के कार्यकाल में मुझे मिली थी। द्वारा चुनाव हुए 2018 में, तो मैं चुनाव फिर जीता, पर सरकार माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनी। पर उसके बाद जो घटनाक्रम आपको मालूम है, फिर 2000 उसमें आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका थी बेंगलुरु में। हाँ, मुझे भी कुछ काम सौंपा था जी। उसमें, तो मैंने उस काम को वो हुआ भी। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ मंत्री के रूप में भी उस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने मुझे सम्मानित करने का काम उस कार्यकाल में हुआ। तो इस तरह से फिर
द्वारा भी जब 23 के चुनाव हुए तो जनता ने फिर 50,000 मतों से मुझे विधायक निर्वाचित किया। मैं अपने जन्मदिन पे हर वर्ष ब्लड डोनेशन का कैंप करता हूँ, तो पिछले 11 वर्ष से मैं इस काम को कर रहा हूँ। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 11 वर्षों में हमने 17,000 यूनिट ब्लड हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल को हमने डोनेट किया है। और अभी बुक ऑफ इंडिया ने भी मुझे इसके लिए सम्मानित किया है। बस पूरा सागर डिस्ट्रिक्ट में कोई कहीं से भी कॉल करे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी कॉल करते हैं, किसी भी सागर के हॉस्पिटल में है वो, तो विदिन 15 मिनट में हम उनको फ्री ब्लड उपलब्ध कराते हैं। और एवरेज पर मंथ कम से कम हम 150 से 200 लोगों को ब्लड फ्री ब्लड हम दिलवाते हैं। भूपेंद्र जी, एक सवाल जो मेरे मन में आया, जो आपने अपनी पूरी जर्नी हमारे सामने रखी, जिस समय आपकी राजनीति आगे बढ़ रही थी वो कांग्रेस का दौर था और चुनौतियां थी। मतलब ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है ये जानना कि आप 9 महीने जेल में रहे उस दौरान, और एक युवा जो 18-19 बरस की उम्र का है और 9 महीने वो भी मध्य प्रदेश की अलग अलग जेलों में, और उसके बीच प्रलोभन और दबाव दोनों चीज़ें सामने आती। कभी मन में कोई दुविधा आई कि कौन सा रास्ता चुन लिया मैंने, ये तो यहाँ तो दुविधा, उससे और संघर्ष और ताकत मिलती गई। जितना हम लोगों को एक तरह से प्रताड़ित किया गया या जो अत्याचार हुए, जो भी हुआ, तो उससे और संघर्ष की क्षमता बढ़ती गई। और उससे मन में ये आया कि नहीं, अब और संघर्ष करना है, अब और संघर्ष करना है, अब और लड़ना है, सरकार को उखाड़ के फेंकना है और लड़ाई लड़ना है। उस समय मन में ये सब नहीं रहता था कि विधायक बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, ये कोई दिमाग में होता भी नहीं था। उस समय अपेक्षा भी नहीं थी, ऐसी परिस्थितियाँ भी नहीं थी, पूरे देश में कांग्रेस थी, तो कभी लगता भी नहीं था कि हम लोग कभी विधायक भी बनेंगे, कभी कुछ। पर ये था कि जनता के लिए लड़ना है, उस भाव से काम करते थे और उस संघर्ष से और ताकत बढ़ती गई। राजनीति की राहों पर जब आप आगे चलते चले गए तो आपने महसूस भी किया होगा कि आप जिस मिजाज के हैं, शांत, ठहराव, और फिर जो एक बात ये भी रही कि जो लिगेसी आपकी थी, एक जिस परिवार से आप थे, तो आप ये इसके पैर के नीचे से कालीन खींच देना, इसको गिरा देना, जो राजनीति का, माफ़ कीजिएगा, बहुत कॉमन फैक्टर है, इनसे आप भी 2-4 हुए होंगे, आपने भी देखा होगा। देखिए शरद जी, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में सब चीज़ें होती हैं, पर मैं हमेशा इस बात को अपने मन में विश्वास लेकर चलता हूँ कि हमेशा अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि किसी की लाइन हम छोटी करें। अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करें। और दूसरा, किसी भी काम में अगर पवित्रता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उस काम में सफलता मिलती है। और इसलिए अगर आज 40 साल का राजनीतिक जीवन है तो 40 साल के राजनीतिक जीवन में पूरा जीवन पवित्रता से भरा हुआ है। आज तक कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी प्रकार का चारित्रिक आरोप 40 साल की राजनीति में नहीं है। वैसा कोई बोलता रहे अलग बात है, पर कोई किसी के पास कोई प्रमाण या कोई आरोप या कोई ऐसा कोई नहीं है, लोग जानते भी हैं। तो इसलिए अगर आपके किसी भी काम में पवित्रता है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सफलता ज़रूर मिलती है। और दूसरा, अपना अच्छा करने की किसी का बुरा अपने हाथ से ना हो, कोशिश हमेशा यही करना चाहिए कि सबका अच्छा करें। और सबका अच्छा करने का मन में अगर भाव होता है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बहुत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती नहीं है। बाकी लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मतलब मैं ना किसी का बुरा करता हूँ, ना मैं किसी का बुरा सोचता हूँ, और ना मैं किसी को गिराने में विश्वास रखता हूँ, ना मैं किसी उठाने, और ना मैं कोई महत्वाकांक्षा रखता हूँ। लेकिन लोग तो आपके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन लोग इसलिए पीछे लगे रहते हैं कि देखिए, जो ताकत में होता है, जो मजबूत होता है, कमज़ोर के पीछे कौन लगेगा। तो जो मजबूत होता है, जो ताकत में होता है, तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं।
तो ये तो होता है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि अपना काम करते रहना चाहिए। बाकी तो ये सब चीज़ें चलती रहती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंत्री रहते हुए आपने सिंहस्थ की बात की और हम सिंहस्थ में ही थे और आपका वो बहुत सक्रियता से रात रात भर भ्रमण करना, वो सब भी हमने देखा और बहुत ज़बरदस्त सिंहस्थ रहा जिसकी देश विदेश में सराहना हुई। आपका एक वक्तव्य मैं ध्यान खींचूंगा आपका। आपने कहा अगर किसी ने भी यहाँ किसी भी किस्म का कोई कदाचरण किया, भ्रष्टाचार किया, तो उसकी 3 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये कुछ ज़्यादा कठोर बोल गए भूपेंद्र जी, ऐसा नहीं बोलना था। क्या भाव था मन में आपके? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि 3 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। एक राजनेता को मैंने भी इतने इस शब्दावली में संतों को तो सुना है, लेकिन एक राजनेता ऐसी क्या एकदम से मन में आया था जो आप ये इतनी बड़ी बात कह गए? देखिए शरद जी, मैं जब मुझे सिंहस्थ का प्रभारी मंत्री बनाया गया तो मात्र 3 माह का समय बचा था और काम काफ़ी बाकी थे। चूँकि बीच में वहाँ कोई 6 महीने तक प्रभारी मंत्री नहीं बन पाया था तो कुछ काम बाकी थे। तो मेरे मन में ये था कि सबको मिलके और इस काम को कैसे भी करना है। और मैं चूँकि थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं इस बात को जानता भी हूँ और मैंने देखा भी है कि जिसने भी ईश्वर के काम में अगर गड़बड़ की है तो मैंने अपने सामने उसको दंड मिलते हुए देखा है। अनेक उदाहरण मैं बता सकता हूँ। अनेक परिवार बर्बाद हो गए जिन्होंने मंदिर की संपत्तियाँ खाई या जिन्होंने मंदिरों का पैसा खाया। ऐसे हमारे जानकारी में मैं 100 नाम यहाँ गिनवा सकता हूँ जो बर्बाद हो गए। तो मेरे मन में वो भाव था, तो मैंने उसी सहज भाव से कहा कि जो भी इस काम में अगर 1 पैसे की भी गड़बड़ करेगा तो ये मैंने यही कहा कि देखिए प्रदेश में आईएएस बहुत हैं, आईपीएस बहुत हैं, मंत्री भी हैं। तो ईश्वर ने, महाकाल ने मौका हमें आपको दिया है। आपको कलेक्टर के नाते दिया, किसी को एसपी के नाते दिया, मुझे मंत्री के नाते दिया। तो ये बाबा की, महाकाल की कृपा है हमारे ऊपर कि हम लोगों को उनने निमित्त बनाया है। करना तो सब उनको है। तो इसलिए गलती से भी कोई ऐसी बात ना हो जाए, और नहीं तो इसका परिणाम 3 पीढ़ियाँ भुगतेंगी। और मैं इसको जानता हूँ, मैंने देखा है। और आपको अच्छा लगेगा कि इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उसके बाद अधिकारियों के मन में, दिमाग से निकल गया था कि वो अधिकारी, वो सबके मन में ये था कि हम सब एक सिंहस्थ में, हम सब एक भगवान की सेवा का काम कर रहे हैं। तो सब लोग पूरे दिन जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, चाहे वो कलेक्टर हों, चाहे एसपी हों, चाहे आईजी हों, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जय महाकाल, जय महाकाल, चाहे सिपाही हो, जय महाकाल। तो एक भक्ति का भाव, एक सेवा का भाव उससे निर्मित हुआ। और उसका फिर हमने देखा कि सिंहस्थ, अब उस सिंहस्थ में 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया, एक भी किसी की डूबने से मृत्यु नहीं हुई। 3 करोड़ लोग स्नान कर लें और एक भी कैजुअल्टी ना हो, तो ये भगवान की कृपा थी और लोगों ने मेहनत जो की थी उसका परिणाम था। दूसरा, मैं ये मानता हूँ, हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि व्यक्ति वही सफल होता है कि जो काम उसको मिले, आप उस काम को अच्छे से करो। गड़बड़ उसमें होती है कि मान लो मुझे पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, तो मैं अध्यक्ष का काम ना करके और मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हो गया। और मैं आज देखता हूँ कि अनेक लोग इसलिए असफल हुए कि जो काम उनको दिया उस काम को छोड़ के वो दूसरे काम की तरफ बढ़ गए। ये सिंहस्थ में भी आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जाके ये कहा कि 3 महीने तक सिंहस्थ में कोई मेरी फ़ोटो नहीं लगाएगा, और मैंने पूरे सिंहस्थ में कहीं अपनी फ़ोटो नहीं लगने दी। मैंने कहा कि मेरा काम मेरी फ़ोटो लगाएगा, मेरा काम लोग बोलें कि ये सिंहस्थ सफल हुआ, इनने मेहनत की,
नेतृत्व तो मुख्यमंत्री जी का था, पर मेहनत की तब मेरी फ़ोटो लगे तब तो ठीक है, और बिना सफलता के फ़ोटो लग जाए तो इसको मैं उचित नहीं मानता। हेमंत जी से हमारी भी बात हो रही थी जिस कार्यक्रम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ पॉडकास्ट में। मैंने उनसे पूछा आपके बारे में और गोविंद सिंह जी की जो कथित प्रतिस्पर्धा आप दोनों के बीच मानी गई। उन्होंने ये कहा कि आपने बड़ा मन दिखाया, ये बात उन्होंने कही, और गोविंद जी ने भी बड़ा मन दिखाया। ये जो राजनीति में कई बार दो राजनेताओं के बीच में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है या लोग पैदा कर देते हैं, प्रशंसक समर्थक, कैसे देखते हैं आप इसको? और क्या इसको सुलझाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपके पास एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हो जो सबके मनोभावों को समझे, दोनों पक्षों की गरिमा को समझे और उन्हें एक टेबल पर लाकर बिठा दे? देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा यही तो सफल अध्यक्ष है जी। यही तो सफल अध्यक्ष है। हम लोगों के बीच में मतभेद थे, लंबे समय से 2 साल से थे मतभेद, पर ये प्रयास किसी ने नहीं किया। और बहुत माननीय, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। हाँ, पर बाकी लोगों ने तो और उसको बढ़ाने का काम किया। ओहो। पर माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने उस विषय को 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। आज कोई विषय नहीं है, आज सब हम लोगों में बातचीत होती है, मिलते हैं जुलते हैं, सब चीज़ें, कोई ना प्रतिस्पर्धा पहले थी ना आज है। पर यही सफल अध्यक्ष होता है। और एक चीज़ और रह जाएगी, मतलब जब मैं आपसे सेवा के प्रकल्प की बात कर रहा था, तो मैं 2 काम और कर रहा हूँ, 3 काम कर रहा हूँ, जिससे आपको जानकर अच्छा लगेगा। कि एक तो मैं अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और कोशिश करता हूँ कहीं पर भी, मालाओं से स्वागत नहीं कराता, और मालाओं के बदले में मैं लोगों से जो गरीबों के उपयोग की या बच्चों के उपयोग की सामग्री होती है, मैं उसको देने के लिए कहता हूँ। तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे पिछले 6 माह में लोगों ने 30 लाख की सामग्री दी है मालाओं के बदले में। ओहो। तो उसमें बच्चों की स्कूल की बुक्स हैं, पेन हैं, स्कूल के बैग हैं, कंबल हैं। कितनी अवधि से आपने शुरू किया इसको? 6 महीने पहले हमने शुरू किया था। तो वो सामान मैं वहीं मौके पे बांट देता हूँ बच्चों को स्कूल में। एक बच्चियों का छात्रावास अपने खर्चे पर चलाता हूँ। 50 बच्चियों की शिक्षा मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, और उनका रुकना, खाना, सारा ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी व्यवस्था मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। तो 50 बच्चियों की पूरा शिक्षा का व्यवस्था, रहने से लेके और खाना रहना सब कुछ पूरा मैं कर रहा हूँ। एक सेवा का प्रकल्प वो मैं चला रहा हूँ। और एक चूँकि धर्म के मुझे तो जो मेरे मन में एक भाव था कि एक अच्छा धर्म क्षेत्र बनाना है, तो आपने देखा रुद्राक्ष धाम, और रुद्राक्ष धाम में पहले, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, कि 2014 में हमारे स्वर्गीय जो गुरुजी थे, उनके सानिध्य में हम उनके सानिध्य में भगवान के 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग बने, जो भारत में आज तक 7 दिन में कहीं एक जगह पर नहीं बने। दूसरा, फिर 16 में भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर बना, और अभी आप आए थे, उस समय भी आप आए थे, और अभी 26 में भगवान दक्षिणमुखी भगवान हनुमान जी का मंदिर बना। तो मेरे मन में एक था कि एक कोई तीर्थ क्षेत्र सागर में बनाना है। पिताजी ने जगह दी, और जगह तो महंगी थी, पर पिताजी ने दी, चूँकि हम तो ख़रीद नहीं सकते थे, तो जगह पिताजी की दी हुई थी। पर मैं इतना कहूँगा कि मैंने आज तक मंदिर के निर्माण से लेकर, पूरे आयोजन से लेकर, पूरे कार्यक्रम से लेकर, कभी किसी से 1 रुपये का सहयोग इसमें नहीं लिया आज तक मैंने। तो मेरा ये मानना रहता है कि किसी भी काम में एक तो आपकी पवित्रता होना चाहिए, दूसरा आपकी भक्ति और श्रद्धा होना चाहिए, तो वो काम सफल होता है। बीच में जब हनुमान जी का मंदिर बन रहा था तो पैसे की कुछ दिक्कत थी, तो मैंने होटल के नाम पे बैंक से लोन लिया, और उसमें से पैसा मंदिर में लगाया।
कि मुझे कैसे भी मंदिर बनाना है, चंदा मुझे करना नहीं था, पैसा किसी से लेना नहीं था। और देखिए ईश्वर की कृपा देखिए कैसी है कि हनुमान जी के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा हुए 1 माह हुआ, और 1 माह में भगवान को, हनुमान जी को 10 लाख लोगों ने देश में लाइक किया, बड़े बड़े लोगों ने लाइक किया। तो यही पवित्रता है, यही ईश्वर है। बहुत बड़ी ये इससे ही प्रमाणित होता है कि यही ईश्वर है। जी। तो मुझे तो जीवन का इससे बड़ा कोई आनंद हो नहीं सकता। बाकी सब चीज़ें जीवन में इसके सामने बहुत छोटी हैं। बहुत छोटी। तो अभी भी सेवा का भाव रहता है, जो भी काम पार्टी देती है उसको सेवा भाव से करते हैं, पवित्रता से करते हैं। ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, ना मैं कभी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में रहता हूँ, ना मेरा कभी जो काम पार्टी ने दे दिया उतना ही करता हूँ। मैं कभी उससे आगे नहीं सोचता कि मुझे इससे आगे जाना है। आप तो काम करते चलो, और अगर काम आप करोगे पार्टी को लगेगा, समय पे जो दायित्व लगेगा वो पार्टी देगी। भूपेंद्र जी, बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। और जो आपकी शैली है वो बहुत अलग तरह की है। एक ऐसे राजनेता हैं भूपेंद्र सिंह जो आज की राजनीति में कम है, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है। एक बार फिर बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।